नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनु सांगवान है और हम मॉडर्न हिस्ट्री के अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में 3-4 चीज़ें हैं। सिविल अपराइजिंग के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ट्राइबल रिवोल्ट्स क्या होती हैं और पीजेंट की मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। दूसरी चीज़, ये चैप्टर ऐसे याद नहीं होगा, इस चैप्टर में बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसीलिए आपको मेरे साथ बनना ही पड़ेगा और चीज़ों को रिकॉल करना ही पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ और, जैसे ये पूरा चैप्टर हो जाएगा मैं इसके चैप्टर की एक ट्रिक वाली वीडियो लेके आऊँगा सामने, जिससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बस वो 2-3 बार देख लेना आपको वो आप पूरी ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे कि सिविल अपराइजिंग्स क्या है, ट्राइबल रिवोल्ट क्या है, कौन लीडर है, कौन से एरिया में हो रही है, क्या कारण था, सारी चीज़ें उसमें याद हो जाएंगी। बट वो वीडियोस तभी होगी जब आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होगा, तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरे को बतानी है कि हम लोगों ने हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स शुरू कर रखा है। कहाँ पे? www.mannusangwan.in पे। अगर आप यूपीएससी 2027 में मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हो और मात्र 30 दिन में, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हो। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सिविल अपराइजिंग्स की। देखो, सिविल अपराइजिंग्स का कारण क्या था, सबसे पहले कारण की बात करते हैं। पहली चीज़, आपको पता है 1857 के अंदर एक रिवोल्ट होगी जिसे सिपॉय म्यूटनी बोला जाता है, और वो रिवोल्ट सबसे बड़ी है। उस रिवोल्ट ने क्रांति ला दी थी। वो पहली रिवोल्ट थी जिसमें नेशनलिज्म थोड़ा बहुत देखने को मिला, हालांकि पूरा भारत उसमें भी इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन 1757 से लेके 1857 तक क्या एक भी रिवोल्ट नहीं हुए? नहीं हुए, लेकिन वो सारे रिवोल्ट डिसइंटीग्रेटेड रिवोल्ट थे। कैसे? हर छोटे छोटे एरिया में वो रिवोल्ट हो रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और सब रिवोल्ट्स के कुछ मेजर कारण ही थे। पहला तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम ही था। सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल करने का काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, जिससे पीजेंट्स, जमींदार सब परेशान थे। दूसरा, ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे थे कि भाई हम ही हैं जो हैं, तुम तो हमसे हमेशा नीचे ही रहोगे। तीसरा कारण ये भी था कि भाई ब्रिटिशर्स ये बोलते थे कि हम अब इंडियन मार्केट्स के अंदर ब्रिटिश गुड इंप्लीमेंट कर रहे हैं और ब्रिटिश गुड्स के ऊपर जो टैरिफ रेट है वो जीरो रहेगा, और इंडियन गुड्स के ऊपर हायर टैरिफ इंप्लीमेंट की गई, जिससे इंडियन गुड्स नीचे रहे और ब्रिटिशर्स गुड्स का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो पाया और ब्रिटिशर्स गुड्स की मार्केट बनी इंडिया के अंदर ही। तो ये सारे के सारे, अच्छा इसके साथ साथ एग्रीकल्चर को भी कमर्शलाइज किया गया। तो ये जितने भी रीजन थे, इन रीजन्स के कारण अलग अलग एरिया में छोटी छोटी रिवोल्ट हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली बात करते हैं सिविल अपराइजिंग्स की। सिविल अपराइजिंग्स वो अपराइजिंग्स हैं जो सिपाही ने नहीं की हैं, यानी कि ये मिलिट्री अपराइजिंग्स नहीं है या सिपॉय म्यूटनीज नहीं है। ये क्या है? सिविल अपराइजिंग्स। इतनी बात समझ में आई आपको? शुरू करते हैं। सबसे पहली सिविल अपराइजिंग है सन्यासी रिवोल्ट की। इस सन्यासी रिवोल्ट में, अच्छा अपराइजिंग है, लीडर्स हैं, उसके बाद रीजन एरिया वॉर है, रीजन क्या रहेगा और इवेंट्स क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स एक मैं समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा, उसके बाद और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सन्यासी रिवोल्ट शुरू हुआ था 1763 से लेके 1800 तक। ठीक है, यहां तक ये रिवोल्ट चला है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। अच्छा, ये रिवोल्ट था क्या? आप बात समझने की कोशिश करना। देखो, हुआ क्या? हुआ ये कि सन्यासी का मतलब ये था कि ये पहला रिवोल्ट था जिसमें हिंदू भी थे, जिसमें मुस्लिम्स भी थे, जिसमें वुमेन्स भी थी, जिसमें जमींदार भी थे, जिसमें सिपाही भी थे, यानी कि इस रिवोल्ट में सारे लोग शामिल थे। अब हुआ क्या? हुआ ये, अच्छा ये रिवोल्ट हो कहां रहा था? ये रिवोल्ट हो रहा था बंगाल वाले एरिया में। इस रिवोल्ट का कारण क्या था? कारण पता क्या था? कारण सिर्फ एक था। 1770 के अंदर एक फेमाइन आया था, बंगाल का फेमाइन, जिसमें भुखमरी ला दी थी। कहां का फेमाइन था? बंगाल का फेमाइन था, और भुखमरी से बहुत सारे लोग मर चुके थे। पहला तो कारण ये था कि लोग भूख से मर रहे थे, तो क्या बनते? तो वो बाबा बन गए, भाई भीख मांग के खा लेंगे, और क्या करेंगे? भीख नहीं, हम वो दे देंगे, श्रद्धा के अनुसार खा लेंगे। ठीक है, भीख इज नॉट राइट वर्ड टू से। दूसरा जो कारण था वो ये था कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये रिलीजियस फ्रीडम्स के अंदर इंटरफेरेंस शुरू कर दी थी। इन्होंने बोल दिया था कि भाई पिलग्रिमेजेस के अंदर है ना, तुम्हारा जाना मना है। टेम्पल और मॉस्क के ऊपर टैक्स लगा दिया था, बहुत सारी जगह पे टेम्पल और मस्जिद बंद कर दिए गए थे। तो ये सारी चीजें समझ देखने के बाद ये लगा कि ये तो गलत हो रहा है। तो शुरुआत में ये जो रिवोल्ट था ये सन्यासीस का था, और इसमें 2 तरह के सन्यासीस है। पहला दशनामी सन्यासीस, ये याद रख लो बस, दशनामी सन्यासी और मदारी फकीर्स। ये मुस्लिम्स में प्रीस्ट होते हैं, ये हिंदुओं में प्रीस्ट होते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि बंगाल फेमाइन और रिलीजियस फ्रीडम के अंदर इंटरफेरेंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया, जिससे सन्यासी रिवोल्ट शुरू हुआ।
हिंदू हो मुस्लिम हो, दोनों के प्रीस्ट इसमें बढ़ चढ़ के सामने आए। इसके साथ साथ इस रिवोल्ट में मैंने अभी बताया आपको, चाहे पीजेंट्स हो, चाहे स्मॉल जमींदार हो, चाहे रूलर पुअर हो, एक्स सोल्जर्स हो, सारे के सारे हमें देखने को मिलते हैं। आनंद मठ करके एक किताब है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है, 1872 के अंदर है। इसके अंदर यह बताया हुआ है कि सन्यासी रिवोल्ट की पूरी घटना थी क्या। सन्यासी रिवोल्ट इसमें अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। अच्छा, इसी इंसान ने देवी चौधरानी करके भी एक किताब लिखी है जिसमें यह बताया वुमेन पार्टिसिपेशन कितना इंपॉर्टेंट था सन्यासी रिवोल्ट में। अब इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स देखते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो है मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। ये पांचों के पांच आपको याद रखने। सिर्फ ये वीडियो सुनते रहो, आगे मैं आपको जब सारे रिवोल्ट्स खत्म हो जाएंगे तब आपको मैं ट्रिक समझाऊंगा कि आपको कैसे याद रखना है। ये चीज आपको समझ में आई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, मिदनापुर धालबम रिवोल्ट की। ठीक है, अब मिदनापुर धालबम वाला एरिया कहाँ पे है, बंगाल के अंदर है। अब ये जो एरिया है, अच्छा ये दोनों कहाँ पे थे, बंगाल, सन्यासी वाला भी और मिदनापुर धालबम वाला एरिया भी कहाँ पे है, बंगाल के अंदर ही है। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो थे दामोदर सिंह और जगन्नाथ धाल। ये भी याद करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। इस रिवोल्ट की कहानी सुनो। इंट्रोडक्शन होता है लैंड रेवेन्यू सिस्टम का 1772 में। तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है किस किस के बीच में, कंपनीज और रॉयट्स के बीच में। देखो हुआ क्या, वॉरेन हेस्टिंग ने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम का मतलब यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेंट लिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। तो राइट्स यानी कि पीजेंट्स के बीच में ये सब चीज़ें तो होनी ही थी। ठीक है, लेकिन इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी कि जमींदार हमारी तरफ है। क्यों? क्योंकि जमींदारों को तो टैक्स कलेक्ट करना है, तो वो उनकी तरफ होने चाहिए। लेकिन इस एरिया के जमींदारों ने राइट का साथ दिया और बोला कि ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम गलत है और रिवोल्ट शुरू किया। रिवोल्ट तब शुरू हुआ जब कंपनी को ये पता चला ना कि जमींदार इनकी तरफ है, तो उनकी जमींदारी ले ली। किसने? कंपनी ने जमींदारी ले ली और रिवोल्ट शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट जो जमींदार थे वो दामोदर सिंह थे और जगन्नाथ धाल थे। ये कब से कब हुआ? 1766 से 1774 तक। बात करते हैं थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हैं और आसाम की तरफ बात करते हैं। आसाम में राजा हुआ करते थे अहोम किंग। कौन हुआ करता था? अहोम किंग। आसाम में भी लो कास्ट पीजेंट्स थे, उनका नाम क्या था? मुआ मरीज। ठीक है, तो 1769 से लेके 99 के बीच में इनकी रिवोल्ट चली। इनके भी सेम कारण थे कि भाई पीजेंट से इनका शोषण हो रहा था, तो इन्होंने रिवोल्ट शुरू किया अपने राजा के लिए, राजा के की तरफ। ठीक है, और राजा को इन्होंने हराया तो नहीं, लेकिन उस अहोम किंगडम को वीक कर दिया। इसमें कोई हमें लीडर देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो लीडर बनता था वो मर जाता था। सिंपल सी बात है, वॉर के अंदर बहुत सारे शहीद हो जाते हैं। लेकिन इस रिवोल्ट ने अहोम किंग को वीक कर दिया। अहोम किंग को क्या कर दिया? वीक कर दिया। और ये बता दिया कि भाई हाँ, जो लो कास्ट पीजेंट हैं वो उनमें भी कुछ ना कुछ दम है। और जो ये लो कास्ट पीजेंट थे ना, ये अनिरुद्ध देव राव की टीचिंग्स पे चल रहे थे। अनिरुद्ध देव की टीचिंग पे चल रहे थे। अब ये अनिरुद्ध देव कौन है? ये नियो वैष्णवाइट है। क्या है? नियो वैष्णवाइट। इसका मतलब ये होता है कि ये विष्णु धर्म में मानते हैं। और दूसरी चीज, इनका ये भी मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ भक्ति से ही हो सकती है। प्योर डिवोशन लीड्स टू मोक्ष। इतना हमको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ आते हैं, अवध में। अवध में लोकल जमींदार हुए और अवध के 3 डिस्ट्रिक्ट हम देखेंगे, गोरखपुर, बस्ती और बरैच। इसके लोकल जमींदारों ने यहाँ पे रिवोल्ट शुरू किया। और रिवोल्ट था क्या? इजारेदारी सिस्टम के अगेंस्ट था। किसके सिस्टम था? इजारेदारी सिस्टम। इजारेदारी सिस्टम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग ने यह बोला था कि जो भी जमींदार ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके लाएगा उसे मैं जमींदारी दे दूंगा, या उसे उस एरिया की जमींदारी का मालिक बना दूंगा। जमींदारी के मालिक के ऊपर, यानी कि जो जमींदार बनेगा उसके ऊपर एक रेवेन्यू फार्मर होगा जो ब्रिटिश ऑफिसर होगा। और यही 1778 के अंदर एलेक्जेंडर हैने को बनाया। अब एलेक्जेंडर हैने ने 22 लाख रुपए इकट्ठा किया इनसे। किन से? और पता है बाद में क्या बोल दिया? बाद में ये बोल दिया कि हम लोग है ना, ये सिर्फ एक सीक्रेट मिशन था, हम ये देख रहे थे कि हम कितना पैसा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पीजेंट्स से। बाद में चल के ये रिवोल्ट भी सप्रेस हो गया। एलेक्जेंडर हैने को हटाया तो गया, लेकिन उसके लिए कुछ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई उसके ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नॉर्थ ईस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, देखो आंध्र प्रदेश का जो मैप है ना वो ऐसा सा है, ये याद रख लो। तो यहां पे जो एरिया है ना, उस एरिया का नाम था विजयनगरम। उसका एक रूलर हुआ जिसका नाम था आनंद गजापति राजू। इस आनंद गजापति राजू ने एक ट्रीटी साइन के ब्रिटिशर्स से 1758 के अंदर। और इस ट्रीटी में ये बोला कि हम फ्रेंच को नॉर्दर्न सरकार से हटा देंगे, दोनों मिलके। जब ये ट्रीटी सक्सेसफुल हो गई तो ब्रिटिशर्स ने बाद में, यानी कि जब फ्रेंच चले गए तो ब्रिटिशर्स बाद में इस ट्रीटी के बैकआउट कर गए। उन्होंने बोला हम तो थे ही नहीं इस ट्रीटी में। इसके साथ साथ उन्होंने 3 लाख रुपए और मांगे इनसे। तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। ये मर गए, बीमार चल रहे थे। उसके बाद इनके बेटे विजय राम राजू ने गद्दी संभाली और इनकी लड़ाई हुई किन के साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। और इनकी भी डेथ हो गई बैटल ऑफ
पद्मनाभम में, जो वाइजैक का मतलब विशाखापट्टनम में है। तो ये बैटल भी सप्रेस कर दी गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुंदिया वाघ की। दुंदिया वाघ एक ऐसा आदमी था जो पहले तो मराठा था, लेकिन टीपू सुल्तान ने उसे मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया था। वो इसलिए किया था क्योंकि वो टीपू सुल्तान को थोड़े थोड़े टाइम पे परेशान करता रहता था, उस पर अटैक करता रहता था। उसके बाद टीपू सुल्तान ने इस इंसान को जेल में भी डाल दिया, लेकिन टीपू के हारने के बाद जब ट्रीटी हुई सेरिंगपट्टनम, तो इसको बाहर निकाला और छोड़ दिया ऐसे ही। तो वो मराठा किंगडम में जाके कहीं पे जाके बस गया, लेकिन इसने फिर से फोर्सेज ऑर्गेनाइज करी और अटैक किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और सितंबर 1800 में वेलेस्ली ने इसको मार दिया। अच्छा, ये कहाँ पे है? ये मैं बात कर रहा हूँ बिदनूर की। बिदनूर है कर्नाटका की बाउंड्री के ऊपर, कर्नाटका की बाउंड्री में थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही है कर्नाटका में, ठीक है। ये भी ये चाह रहा था कि भाई मैं, पता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं खुद का अपना एक एम्पायर एस्टैब्लिश करूँ, लेकिन टीपू सुल्तान को हराने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेटिव रूलर्स को कन्फ्रंट कर रही थी, ताकि साथ मिला रही थी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं हमारे फ्यूचर के लिए। लेकिन इसने बोला मैं तो अपना खुद का राज बनाऊंगा, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अटैक कर दिया। बाद में ये भाग जाता था, फिर फोर्सेज ऑर्गेनाइज करता था, फिर अटैक करता था। फाइनली 1800 सितंबर में वेल्सली ने इसको मार दिया। ये समझ में आया? इतना ही आपको याद रखना है सिविल अपराइजिंग का। मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इवेंट्स, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको याद नहीं होगा, कम से कम 5-6 बार इस वीडियो को देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करनी है यूपीएससी 2027 की और 30 दिन में कंप्लीट करनी है, तो हमारी वेबसाइट है www.mannusangwan.in, ठीक है। बाकी आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए, हमारे साथ बने भी रहिए। धन्यवाद।